सुहेल अजीमाबादी के अफसानवी मजमूए अलाओ में शामिल अफसाना अलाओ। गांव से पूरब एक बड़ा सा मैदान है, खेत की सतह से कुछ ऊंचा और चौरस। लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में किसी राजा का यहाँ पर राजमहल था। उसी की मिट्टी और ईंट से जमीन ऊंची हो गई। मैदान के पूर्वी किनारे पर पीपल और बरगद के पेड़ हैं और उसके बाद खेत। उत्तर तरफ नागफनी की लंबी घनी कतार है, उसके बीच बीच में कोई नीम या पाकड़ के पेड़ और उसके बाद खेत। दक्षिण में एक किनारे पर एक पीपल का पेड़ है, उसके पास ही एक कुआं, फिर खेत। पूरब दक्षिण कोने पर एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें बरसात का पानी जमा होकर कई महीने रहा करता है। लोग कहते हैं कि राजमहल का ये पोखरा था। इसमें रानी अपनी सहेलियों के साथ नहाया करती थी। नहाने से पहले पोखर में गुलाब का अर्क डाल दिया जाता था, जिसकी महक दूर दूर तक फैल जाती थी। चांदनी रातों में राजा और रानी दोनों नाव पर इस पोखर में सैर किया करते थे। ये पोखर बहुत बड़ा था, भरते भरते भर गया और जो निशान बाकी रह गया है वो भी राजा और राजमहल की तरह मिट जाएगा। गांव में अब किसान ही किसान रहते हैं, प्रजा ही प्रजा। राजा को मरे बर्बाद हुए तो जमाना बीत गया। अब उसका राजमहल तो मैदान है। ये मैदान गांव वालों के लिए सब कुछ है। हर रोज सारे गांव के ढोर इस मैदान में जमा होते हैं। लोग अपनी अपनी भैंसों को कुएं पर धोते हैं, फिर घर ले जाते हैं। फसल कटने पर खलियान लगाते हैं, रूख पेड़ने को कोलू बैठाते और कोलासार बनाते हैं। गांव के लड़के सुबह से शाम तक खेलते और बड़े बूढ़े इसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। कार्तिक का महीना था, ठंडक अच्छी खासी पड़ने लगी थी और मैदान में कटकी धान का खलियान लगाया जाने लगा था। गांव में नई जिंदगी फैली हुई थी। कुछ लड़के मैदान में कबड्डी खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भरकर अपने घरों को ले जा रही थी। फगुआ पूरब की तरफ आग जलाकर अपनी लाठी को सेंक कर सीधी कर रहा था। उसी दिन वो अपनी बहन के घर धर्मपुर से आया था। बहनोई ने चलते वक्त ये लाठी अपनी बसवाड़ी में से काट कर दी थी। लाठी नीचे की तरफ से जरा टेढ़ी थी, उसका सीधा करना जरूरी था। फगुआ ने लाठी सीधी करने को अलाव जला रखा था। वो पहले लाठी को सेंक कर पीपल की जड़ में फंसाकर उसे सीधा कर रहा था। वो अपनी बहन के यहाँ से एक गीत सीख कर आया था। उस गीत को हल्के हल्के सुरों में गाता जाता था। साथ ही उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। सबसे ज्यादा ये कि गांव में एक बहुत बड़ी सभा होनी चाहिए, ठीक वैसी ही या उससे भी बड़ी जैसी उसकी बहन की ससुराल में हुई थी। और सभा में वो खड़ा होकर कुल लोगों को सारी बातें समझाए, जैसे वहां एक आदमी ने समझाया था। फगुआ अपने ख्यालों में मगन था कि अकलू आ गया। ये अधेड़ उम्र का आदमी था और गांव के नाते में फगुआ का चचा था। अकलू ने आते ही कहा, बेटा लाठी तो अच्छी है मगर इसमें गड़ासा लगे तब। फगुआ ने पलट कर देखा और बोला, हाँ चचा, पर गड़ासा अच्छा सा मिल जाए तब ना। शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। लाठी सीधी हो चुकी थी। उसने खूब घुमा घुमा कर लाठी को देखा, फिर पीपल के पेड़ के सहारे पर खड़ा करके 2 कदम पीछे हटकर देखने लगा। अकलू भी लाठी को एक खास नजर से देखता रहा, जिसका मतलब यही हो सकता है कि लाठी अच्छी है और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा। अभी लाठी को ये दोनों देख ही रहे थे कि सामू और बाढ़ू भी घूमते फिरते आ गए। बाढ़ू ने आते ही कहा, अरे भैया, अभी इतना जाड़ा तो नहीं पड़ता, अभी से अलाव तापने लगे। अकलू बोला, भागू अपनी लाठी सीधी कर रहा था, अलाव कौन तापेगा अभी। बाढ़ू बोला, मगर आग भली मालूम होती है भाई। ये कहता हुआ वो आग के पास बैठ गया और तापने लगा। उसके बैठते ही और लोग भी बैठ गए। सावल उसी तरफ आ रहा था और उन लोगों की बातें सुन चुका था। वो आते ही बोला, वाह फागू चाचा, पहले तो दूसरे को टोका और सबसे पहले ही बैठे भी आग तापने, वाह। बाड़ू बोला, हाँ बेटा, अब आग भली मालूम होती है और हमने टोका कब था, अरे ऐसे ही बोल रहा था। सब के सब आग तापने लगे। आग अभी ज्यादा थी इसलिए कुछ दूर ही दूर बैठे। बाढ़ों ने पांव फैलाते हुए कहा, अरे ये लौंडे सब इतने बदमाश होते जा रहे हैं कि क्या कहा जाए। सावल ने कहा, क्या चचा, हम लोगों ने तो कोई बदमाशी नहीं की।
बाढ़ू बोला, नहीं, तुम सबकी बात नहीं है, यही तो मेरा कहना है। तुम सब जवान और बाल बच्चे वाले हुए, कभी कोई ऊंची नीची बात देखने सुनने में ना आई, पर अब की तो दुनिया ही बदलती जा रही है। देख, अभी रास्ते में आ रहे थे तो देखा कि छिप्पी और छेदू के दोनों लड़के रेड़ रंड की डंठल जलाकर बीड़ी की तरह भग भग खींचकर धुआं उड़ा रहे हैं। डांटा तो दोनों खांसते हुए भागे, सबका कलेजा जल जाएगा। इतने में छप्पी आ गया और बाढ़ों ने उससे ये बात दोहराई, लेकिन छप्पी ने कहा, भैया अब वो जमाना ही न रहा, हम सब भी कभी लड़के थे, एक का किस्सा सुनोगे तो दंग रह जाओगे। अभी कल की बात है, हम मैदान से आ रहे थे, मेरे हाथ में लोटा था, ख्याल हुआ कि बड़े कुएं पर लोटा मांझकर पानी भर लें। जैसे ही कुएं पर पहुंचे तो देखा रीतू कलुआ की औरत का रास्ता रोके खड़ा है। वो कह रही है, जाने दो रीतू, तो रीतू कहता है, ऐसे नहीं भाऊजी, वैसे कहो, मोरी राह छोड़ दो गिरधारी देर हुई। याद है कि कृष्ण लीला वाला गाना? जब उसने बाल्टी उठाकर कहा कि सारा पानी उझल दूंगी तो रास्ते से भागा। सांवल बड़े जोर से कहकहा लगाकर हंसा और बोला, चचा ये भी कोई बात है, भौजाई है वो, हंसी ठट्टा करता होगा, जानते ही हो रीतू कैसा हंसोड़ है। लेकिन छप्पी ने बुजुर्गाना अंदाज में कहा, हश, ये भी क्या ठट्टा है, ऐसे लड़के खराब हो जाते हैं। ये तो हमने देखा था, कोई दूसरा देख लेता तो न जाने कितनी बातें जोड़कर कहता और बदनामी होती। गांव में ऐसी बात कभी नहीं हुई। सांवल चुप हो गया और बाड़ो न जाने कब तक बोलता रहता, लेकिन सामो ने बीच ही में रोककर कहा, अरे फागू, तूने तो कुछ नहीं कहा। सुना है धर्मपुरी में बड़ी बड़ी सभा हुई, बड़े बड़े लोग जमा हुए, किसानों के फायदे की बात हुई। फागू ने इस अंदाज से सब पर निगाह डाली जैसे वही अकेला सब कुछ जानता है, बाकी सब काट के उल्लू हैं। फिर बोला, हाँ, बहुत बड़ी सभा थी, एक साधु जी भी आए थे, वो सबको एक बात कह गए, सब किसान एक हो जाएं, आपस में मिलजुल कर रहें, तभी जमींदार के जुल्म से बच सकते हैं। सांवल बोला, भैया बात पते की है, हम लोग पर जितना जुल्म होता है उसे कौन जाने, साल भर मेहनत करके उपजाते हैं और हमारे ही बाल बच्चे भूखों मरते हैं। आग कुछ धीमी हो चली थी, उससे बाढ़ू कुछ और भी आग से करीब हो गया और बोला, बात तो ठीक है पर होना मुश्किल है ना। भागो बोला, मुश्किल क्या है, आज से हम लोग ठान लें कि आपस में मिलजुल कर रहेंगे, जमींदार को बेगार नहीं देंगे, कोई नाजायज दबाव नहीं सहेंगे। बस धर्मपुर में तो ऐसा ही हुआ है, अब तो वहां चैन ही चैन है। अभी बात आगे नहीं बढ़ी थी कि तूफानी मियाँ आ गए। ये बूढ़े आदमी थे और 30 बरस से गांव में करगा चलाते थे। तूफानी मियाँ ने आते अपना ठरिया, मामूली किस्म का हुक्का, जरा अलग रखकर एक दम लगाया और इस अंदाज से सबकी तरफ मुतवज्जो हुए जैसे एक मजिस्ट्रेट वकीलों की बहस सुनने के लिए तैयार हो। लेकिन तूफानी मियाँ को मुतवज्जो देखकर सबके सब चुप हो गए, जैसे अब वो कुछ कहने वाले थे। जब कोई कुछ न बोला तो तूफानी मियाँ बोले, अरे सब चुप क्यों हो गए, बात क्या थी? सांवल ने जवाब दिया, भागो धर्मपुर गया था तूफानी चचा, वहीं की बात थी। क्या बात थी? तूफानी मियाँ ने इस अंदाज में सवाल किया जैसे अगर उन्हें न बताया गया तो फिर कोई बात हुई ही नहीं, सबका सुनना बेकार हुआ। भागो ने फिर से सारी बात दोहराई। तूफानी मियाँ ने हुक्के का लंबा दम लगाकर बुजुर्गाना अंदाज में कहा, बात तो ठीक है मगर भाई ये कर्म की लिखी बातें हैं, आदमी क्या कर सकता है, ये सब खुदाई कारखाना है। तूफानी मियाँ ने एक ही जुमले में सबकी हिम्मत तोड़ दी। अब भला खुदाई कारखाने में बहस करने का सवाल कैसे पैदा होता? झपकू तेली ने कहा, तूफानी मियाँ ने 16 आना ठीक बात कही है, परमात्मा ने सदा के लिए आदमी को बड़ा छोटा बनाया है, अगर ऐसा ना होता तो अपना काम ही न चलता। छोटू धोबी ने और आगे बढ़कर दाद दी और कहा, अगर जमींदार न रहे तो कोई न रहे, सब जमींदार हो जाएं तो फिर खेती कौन करेगा? दल्लू चुपचाप बैठा सुन रहा था। वो बड़ा जोशीला था, सबकी बातें सुनकर उसका खून खौल रहा था, लेकिन उसका चचा तूफानी बैठा था। बात आ आकर उसके होठों पर रुक जाती थी, लेकिन अब उससे जब्त न हो सका। उसने कहा, अपने किए से सब कुछ हो सकता है। तूफानी मियाँ ने और उनके साथ दूसरों ने उसको आंखें निकाल कर देखा। वो हाल ही में कलकत्ता से आया था। कलकत्ता में वो जहाज घाट पर कुली का काम करता था। दिन रात मेहनत करना, चीन, जापान और अमेरिका से आए हुए माल जहाज से उतारा करता था।
उसको कंपनी से रोज झगड़ना पड़ता था। वो पहले कई हड़तालों में शरीक हो चुका था और वो देहात में जमींदारों के जुल्म से भी वाकिफ था। उसने कहा, हम लोग को अब तैयार होना ही पड़ेगा। सांवल ने कहा, ठीक कहते हो दल्लू। तूफानी मियाँ ने कहर आलूद निगाहों से दल्लू को देखा और बड़बड़ाते हुए उठे। सच है, कलकत्ता जाने से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, इसका साथ ही छट्टो। और एक दो आदमी उठकर चले गए और इस अंदाज से जैसे उस जगह पर कोई आफत आने वाली है। लेकिन उन लोगों को उसकी परवाह भी न हुई, बल्कि सांवल ने कहा, जुल्म पर जुल्म है। परसों ही की बात है, मेघू को पटवारी जी ने मारा। बात यह थी कि पटवारी जी चाहते थे कि मेघू की औरत आकर उनका चौका करे और उसने इनकार कर दिया। ये सब अब नहीं चल सकता। कल मेघू को कहा जाए कि वो भी काम करने ना जाए। दल्लू ने राय पेश की और सबने हाँ कही। फिर आगे चलकर क्या होगा, इस पर भी बहस रही, लेकिन सबने नतीजे से बेपरवाह होकर यही फैसला किया कि पटवारी जी को रसीदाना न दिया जाए। दबाव डालकर दूध घी वसूल कर लेते हैं, वो भी बंद, और बेगारी आखिरी तौर पर खत्म। बेगार खत्म कहते वक्त दल्लू ने थोड़ा सा कूड़ा करकट उठाकर अलाव में डाल दिया। अलाव से फिर एक बार थोड़ी सी आग बुलंद हुई और बुझ गई। सांवल ने कहा, तब दल्लो ठीक है ना? दल्लो ने कहा, पक्का बात है भाई, मर्द बात से नहीं पलटता। भागो ने कहा, बिल्कुल ठीक। फिर सांवर बोला, लेकिन दल्लो भैया, वो जो पंडित जी आते हैं ना, कहते थे कि तुम सब चुपचाप बैठे रहो, ये सब काम कांग्रेस कर देगी। सांवल के बोलने से जुम्मन को भी हिम्मत हुई। वो भी अपने मामू के घर गया था। वहां मुसलमानों का एक बड़ा जलसा हुआ था जिसमें कांग्रेस की बुराइयां वो सुन चुका था। उसने कहा, दल्लू भाई, कांग्रेस, मौलाना साहब तो कहते थे। दल्लू जरा तीखे अंदाज में कहा, धुत, ये सब बकते हैं, गरीब का कोई साला नहीं होता, अपना करना होगा जो हो। ये कहते हुए दल्लू उठ खड़ा हुआ। रात भी काफी जा चुकी थी, अलाव भी बुझ चुका था और फिजा में ठंडक काफी पैदा हो चुकी थी। दल्लू के उठते ही सबके सब उठ गए। दूसरे दिन से सारे गांव में हलचल थी। बूढ़े, बच्चे और जवान सबके सब कुछ न कुछ इस किस्म की बातें कर रहे थे। जवान तो हर दरवाजे पर कहते थे, आज सभा होगी। बच्चे तमाशा समझ रहे थे और बूढ़े नतीजे पर गौर कर रहे थे कि भुस में चिंगारी पड़ गई। पटवारी ने इंद्र महतो और तोता राम को बुलाकर खूब डांटा, गालियां दी और साफ साफ कह दिया कि अगर इस साल तुम लोगों ने बकाया बेबाक नहीं कर दिया तो कोई खलियान से एक दाना भी उठाकर न ले जा सकेगा। इससे जोश और भी बढ़ गया। शाम को 2-4 नौजवान मैदान में जमा हुए, मगर ज्यादा लोग कतराकर निकल गए। सभा करने वालों को सख्त गुस्सा हुआ। वो सबके घरों में फिर गए और सबसे कहा, सबका हश्र तोता राम और इंद्र महतों का होगा। तुम सब चिड़ियों की टोली की तरह चींची करते रह जाओगे और पटवारी तुम्हें बाज की तरह हर रोज शिकार करेगा। आज वो, कल वो। सुबह उठकर सांवल मुंह धोने बैठा था कि प्यादे ने आकर कहा, सांवल भाई, तुम्हें पटवारी जी ने बुलाया है, कोई जरूरी बात है। सांवल का माथा ठनका तो जरूर, लेकिन वो चोर नहीं था जो मुंह छुपाता। मुंह हाथ धोकर उसने कुछ खाया पिया और कचहरी की तरफ चला। रास्ते में उसे ख्याल आया कि इसकी खबर दल्लो को भी करता जाए। जैसे ही वो दल्लो के घर की तरफ मुड़ा, भागो और दल्लो आते दिखाई पड़े। भागो ने सांवल को देखते ही कहा, भैया जानते हो, कचहरी से बुलावा आया था, गुमाश्ता जी भी आए हुए हैं और ये भी मालूम हुआ कि मालिक से कोई खास हुक्म लेकर आए हैं। क्या राय है? सांवल ने जवाब दिया, चलो तुम्हारे दालान में बैठकर बात करेंगे। तीनों गए और बैठकर बातें करने लगे। भागो ने यह भी बताया कि उनकी सारी बातें पटवारी के कानों तक छुट्टू धोबी पहुंचाता है। इससे सांवल को बड़ा गुस्सा आया और वो बोला, 2 साले को पकड़कर 4 लाठी, हम लोग से खचड़ खोद खोद कर बात पूछता है और अपने बाबा को कह आता है, हरामी। दल्लो ने कहा, गुस्सा करने की बात नहीं सांवल, काम करना है, धीरज से काम करना होगा। सांवल ने कहा, ऐसे सालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। भागो ने पूछा, तो अब क्या होगा? डरने की क्या बात है, ठहरो, पटवारी ने बुलाया है, वहां से हो आओ, देखूं बात क्या है। सांवल चला गया। दल्लू और भागो कचहरी से होकर आए थे। उन दोनों पर डांट पड़ चुकी थी, लेकिन उन दोनों ने सांवल से बातें इसलिए नहीं कही कि वो और भी गुस्सा हो जाएगा। जरा सी बात में उसको गुस्सा आ जाता है और रोकने की कोशिश इसलिए न की कि वो हरगिज न रुकता, बल्कि बात और भी बढ़ने का डर था। वो दोनों देर तक चुप रहे, लेकिन भागो ने कहा, दल्लू भाई,
सावल को वहां न जाने देना था। तमाशा जी अगर टेढ़े होकर बोलेंगे तो सावल भैया नहीं सह सकते, वो तीखे मिजाज के आदमी हैं। दल्लो ने एक लंबी सांस के साथ कहा, ये ठीक है, पर न जाने पर भी तो बात बढ़ती है। अब जो भी हो देखा जाएगा। भागो बोला। फिर भी यकायक वो चुप हो गया। सावल तेजी के साथ सामने से आ रहा था। उसका चेहरा लाल हो रहा था और धोती फटी हुई थी। अभी वो दल्लो से कुछ कह भी ना सका था कि सावल आ गया और आते ही बोला, भागो लाठी तो दे। दल्लो और भागो दोनों खड़े हो गए। दोनों ने सावल को समझाया मगर वो तनता जा रहा था। उसने बताया कि वहां पटवारी और गुमाश्ता ने डांटा। बात बढ़ी, इस पर गुमाश्ता ने फाटक बंद करवा दिया और चाहता था कि मारपीट करे, मगर वो उस तरफ की दीवार को जो नीची है फांद कर भाग आया। उसने ये भी बताया कि छुट्टू और छेपी झज्जाम सारे फसाद की जड़ हैं, वो उन दोनों से बदला जरूर लेगा। दल्लो होशियार आदमी था। उसने सावल को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। भागो जोश में था और कुछ डर रहा था। दल्लो पर कोई खास असर न था। वो ऐसे झगड़े कलकत्ता में बार बार देख चुका था। भागो के लिए बात नहीं थी। जोश तो जरूर था, मगर एक तो दिल का कुछ कच्चा था और दूसरे समझ भी कुछ ज्यादा ना थी। वो घबरा कर दल्लो का मुंह देखने लगा। फिर बोला, अब क्या होगा दल्लो भाई? दल्लो बोला, देखा जाएगा। इतने में गांव के कुछ बड़े बूढ़े आ गए और लगे दोनों को समझाने। दल्लो सबकी बात को ठंडे दिल से जवाब देता गया। सबसे ये भी कह दिया गया कि अब कोई बात ना हो। सावल चला गया, लेकिन जब कुछ जवान आदमी आए तो उनसे बोला, बोलो अब क्या इरादा है? अब इज्जत चाहते हो या जिल्लत? जिल्लत कौन चाहता है? सबने कहा कि कुछ भी हो हम साथ देंगे, लेकिन दल्लो ने सबको समझाया कि कोई ऊंची नीची बात ना होने पाए। सिर्फ अब काम ये करना है कि आसपास के गांव में लोगों को तैयार किया जाए। अभी बात खत्म भी ना होने पाई थी कि कचहरी से जमींदार के प्यादे लाठियां लेकर सावल को पूछने आए। दल्लो ने कह दिया कि वो कहीं चला गया, लेकिन छप्पी हजाम ने देख लिया था कि वो उसी मकान में है और इन दोनों ने उसको कमरे में बंद कर दिया है। छप्पी ने प्यादों को बता दिया था और प्यादों ने बात बात में कह दिया कि छप्पी से मालूम हो चुका है कि वो इसी मकान में है। एक दो ने यह भी कहा कि वो उसे पकड़ कर ले जाए बगैर नहीं रहेंगे। अब दल्लो को ताब न रही। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, होंठ कांपने लगे। उसने तनकर कहा, तुम उसे नहीं ले जा सकते। अगर तुम जमीन लाल करना चाहते हो तो कुंडी को हाथ लगाओ। प्यादे आगे बढ़ना चाहते थे, मगर 15-20 आदमियों को देखकर उनकी हिम्मत न पड़ी। उनमें से एक दो ने यह भी राय दी कि चलकर मालिक से सारा हाल कह सुनाना चाहिए। बगैर हुक्म के झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं। उस वक्त से शाम तक एक ही खबर उड़ती रही, गुमाश्ता जी दूसरी जगहों से आदमी बुलवा रहे हैं कि गांव लूट लिया जाए, खलियान पर कब्जा कर लिया जाए। अब खुल्लम खुल्ला लड़ाई का ऐलान था। गांव के बड़े बूढ़े चुप थे। अब किस तरफ से बोलते और किसको समझाते, और उनकी सुनता भी कौन? एक तरफ था हुकूमत का गुरूर और दूसरी तरफ इज्जत का एहसास। इन दोनों में समझौते की गुंजाइश कहाँ है? बात बढ़ी तो काम भी बढ़ गया। आसपास के सारे गांव में सनसनी फैल गई। हर गांव के लोग उठ खड़े हुए। सबके साथ एक ही जैसी बात थी। हर एक को एक ही किस्म की मुसीबत का सामना था। अब सब के सब एक दूसरे की मदद करने पर तैयार थे। जमींदार के कारिंदे किसानों से ज्यादा अक्लमंद होते हैं। उनका काम ही है किसानों पर जमींदार का रौब बाकी रखना, उनके लिए काम करना। तहसीलें वसूल और हुक्म न मानने की सजा, सर उठाने वालों का सर कुचलना। इसीलिए तो जमींदार उन्हें रखता है। ये लोग सब कुछ जानते हैं कि किस वक्त क्या काम करना चाहिए। फीलबान जानता है कि हाथी को किस तरह कब्जे में रखा जाता है। पटवारी जी कचहरी से निकले और थाना पहुंचे। एक रिपोर्ट लिखवाई। गांव के किसान कचहरी को लूटना और खलियान से सारा गल्ला उठा लेना चाहते हैं। गुमाश्ता जी गए और मालिक के कान भरे और बहके हुए किसानों को रास्ते पर लाने का सामान हो गया। ये लोग गांव में चिड़ियों की तरह चींची करते रहे। 2-4 दिन भी न गुजरे थे कि सावल, दल्लो और भागो के साथ कई आदमी को दफा 144 की नोटिस मिल गई। वो न खलियान की तरफ जा सकते थे और न कचहरी की तरफ। गांव में एक बड़ी सभा भी हुई तो ये लोग मैदान में न जा सके, वहां खलियान था। सभा होने के बाद कुछ और लोग भी सामने आ गए और उन पर भी नजर कड़ी पड़ने लगी, लेकिन आग जो लगी थी वो बुझी नहीं, बढ़ती ही गई। सावल सुबह सवेरे अपनी जरूरत से खेतों की तरफ जा रहा था। उसके एक हाथ में पानी से भरा लोटा था। सामने छिपी आता हुआ दिखाई पड़ा। सावल ठहर गया। छिपी जैसे पास आया, सावल बोला, तुमको सबसे बैर काहे का छेपी भाई? तुमको सोचना चाहिए कि तुम भी किसान हो। छेपी बोला, तुम लोग तो झूठ मूठ बदनाम करते हो।
सावल को उसका ये कहना धोखा नहीं दे सकता था, वो सब कुछ जानता था। बोला, देखो चिप भाई, ये सब कहने से हम ना मानेंगे। याद है तुमको उसी पटवारी ने तुमको मारा था? बात जरा सी थी ना, एक दिन बदल में तेल मलने न गए थे, अपनी बेइज्जती भी भूल गए। चेपी कतरा कर निकल जाना चाहता था। बोला, बेकार बात करने का कोई फायदा नहीं। सावल ने कहा, यही तो कहता हूं, ऐसी बात क्यों करते हो जिससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। लेकिन सावल इस बात को भूल गया था कि फागो का बाप गांव का ब्राह्मण था और उसी जमाने में बहुत सा खेत छप्पी से लेकर जमींदार ने फागो के बाप को दिया था। इससे उसका दिल अब तक साफ नहीं हुआ था। वो बात बहुत पुरानी हो चुकी थी। छप्पी ने कहा, सुनो सावल, तुम बीच में न पड़ो। फागो के बाप ने बड़ा जुल्म ढाया हम पर। ये बात बड़ी पुरानी हो चुकी है, इसे भूल जाओ या कहो तो फागो से कहकर तुम्हारा खेत दिलवा दूं। लेकिन ये तो सोचो, खेत तुमसे बाढ़ो चाचा ने तो लिया नहीं, लिया तो जमींदार ही ने, कसूर किसका है। मगर छिप्पी पर इन बातों का असर क्या होता। उसने कहा, सावल मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं। सब ठीक, पर यह बताओ उस दिन तुम प्यादे क्यों लाए थे? उनको क्यों बताया था कि सावल फागो के घर पर है? मेरे बाप ने तो तुम्हारा खेत नहीं लिया था। छिप्पी खिसिया गया और उसने कहा, मुझे बहस करने की फुर्सत नहीं। वो 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन सावल ने उसका रास्ता रोक लिया और जरा तीखा होकर बोला, सुनो छिप्पी, तुम्हें जवाब देना होगा। किसी की राह में कांटे बिछाना अच्छा नहीं, ये तुम्हारे हक में बड़ा बुरा होगा। छिप्पी जानता था कि सावल गुस्सैल आदमी है, इसलिए वो किसी तरह बात काट कर निकल जाना चाहता था। वो खूब अच्छी तरह जानता था कि फागो के बाप पर जो इल्जाम रख रहा था वो भी गलत था। वो ये भी जानता था कि गांव में किसी ने कुछ उसका बिगाड़ा नहीं था और वो सिर्फ अपने फायदे के लिए गांव भर के आदमियों को नुकसान पहुंचा रहा था और पटवारी तक खबर पहुंचाने के बाद गांव के सारे लोगों से अलग सा हो गया था। मगर अब बुरे के फंदे पड़ गया था। सावल को जवाब दिए बगैर चले जाना मुमकिन न था। उसने कहा, सावल देर हो रही है, हमें काम है, रास्ता छोड़ो। अगर खुला हुआ रास्ता होता तो शायद छिप्पी किसी दूसरी तरफ से चला जाता, मगर रास्ते के लिए एक ही पगडंडी थी और उसके दोनों तरफ ईख के गन्ने खेत थे जिसमें आदमी से ज्यादा ऊंचे ईख लहरा रहे थे। रास्ता बिल्कुल न था। उसके कहने पर भी सावल ने रास्ता न दिया तो छिप्पी ने चाहा कि उसको हटाकर चला जाए, लेकिन सावल ने उसका हाथ पकड़ लिया। छिप्पी ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और बोला, लड़ना चाहते हो क्या? सावल बोला, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन इसकी जरूरत पड़ी तो बाज भी ना आएंगे। हम तो तुमसे यही पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। छिप्पी को गुस्सा आ चुका था। उसने कहा तो इसमें किसी के बाप का क्या? सावल को ऐसी बातों की ताप कहाँ थी। वो देर से अपने गुस्से को दबाए हुए था। गाली छिप्पी के मुंह से निकली ही थी कि पानी से भरा हुआ लोटा उसने छिप्पी के सर पर दे मारा। छिप्पी के सर से खून और लोटे से पानी बहने लगा और वो चकरा कर गिर गया। बात और ज्यादा बढ़ गई। शिकार खुद ही फंस गया। पुलिस आई और सावल गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यह था कि गवाह कहां से आए, मुकदमे में दूसरे लोग कैसे फंसे। मगर रुपया हो तो मुश्किल नहीं, रुपया खर्च करने वाला होना चाहिए। काम कौन सा है जो नहीं होता। रुपया हो तो ईश्वर भी खुश हो सकता है। मंदिर और धर्मशाले बनाकर किसी को फंसा लेना क्या मुश्किल है। जमींदार ने फैसला कर लिया कि चाहे गांव उजड़ जाए, लेकिन सर उठाने वालों का सर कुचला जरूर जाना चाहिए। एक तरफ सावल का मुकदमा खुला, दूसरी तरफ दल्लो, फागो और दूसरों के खिलाफ रिपोर्टें होने लगी। यहाँ तक कि जब पूरा गल्ला खलियान में आ गया तो उन सब पर जिन पर किसी तरह का शक था, दफा 144 की नोटिस की तामील हो गई। सब के सब डर से कांप रहे थे। जमींदारी थी जमींदार की और राज था पटवारी का। आखिर इस तरह कब तक चलता? लोग उकता गए। गरीबों के पास इतना रुपया कहां से आए जो मुकदमा लड़ें, इसलिए चुप रहना ही बेहतर। लेकिन चुप रहें तो कब तक? दल्लो ने फागो को एक दिन बुलाकर कहा, अब कुछ करना चाहिए। अगर चुप रहे तो मतलब ये कि पटवारी जी मनमानी करते जाएंगे। अब जो भी हो। फागो और दूसरे लोगों ने भी इस राय का साथ दिया और बात तय पाई कि जब तक खलियान उठे दूसरे गांव में जलसे किए जाएं, और इसी पर अमल भी किया गया। जब आसपास के सारे गांव में तहरीक चल पड़ी तो दूसरे लोग भी, जिन पर इनका असर पड़ सकता था, सर जोड़ कर बैठे और सर पर आने वाली आफत से बचने की तरकीबें सोचने लगे। बात बढ़ गई और उसका असर भी बढ़ता गया। रामधनी भी एक किसान था जो उन लोगों के साथ पूरे जोश के साथ काम कर रहा था। जब सावल की जमानत नहीं हुई तो वो कुछ बोल गया और सबके साथ बदमाशों की फहरिस्त में उसका नाम भी आ गया और निशाना बन गया। एक दिन सुबह होने से पहले ही वो किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था
और दोनों तरफ ईख का खेत, हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा। वो बहुत दूर जा भी नहीं सका था कि पीछे से किसी ने उसके सर पर लाठी मारी। वो गिर पड़ा। फिर 1, 2, 4, 5, 10 वो अधमरा हो गया। सारे गांव में इससे खलबली मच गई। पुलिस आई, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने वालों में दल्लो, भागो, जुम्मन, हरको सभी थे। ये सब के सब थाना सुधारे। उन पर खेत काटने, खलियान लूटने और रामधनी पर हमला करने का इल्जाम था। सबका जेल जाना यकीनी। पटवारी खुश था। सारे बदमाश पकड़े जा चुके थे। वो अपनी कामयाबी पर खुश था। लेकिन आइंदा क्या होगा, ये सवाल लर्ज़ाखेज तौर पर उसके दिमाग में पैदा हो जाया करता था। खलियान भरता जा रहा था, लेकिन अब खलियान में किसानों से ज़्यादा पुलिस के सिपाही नजर आते थे। उन्हें खलियान की हिफाजत करना थी। किसान सारे बेईमान हो चुके थे और उसकी सज़ा भी पा चुके थे, मगर ये बूढ़े और बच्चे गांव में बच रहे थे। वो भी तो आखिर किसान ही थे। पोस का महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। खलियान की हिफाजत करने वाले सिपाही अपने गर्म कोटों के बावजूद ठंडक से ककड़े जाते थे। सब ने मिलकर बड़ा सा अलाव जलाया था। आग ताप रहे थे और कहानियां कही जा रही थी। अलाव बुझने लगा। एक सिपाही उठते हुए बोला, एक दिन सारी चीज इसी तरह खत्म हो जाएगी। दूसरा बोला, साले पटवारी खच्चड़, ओह लाइन में कैसे आराम से रहते हैं इस वक्त। उसके उठते ही दूसरे सिपाही भी उठकर झोपड़े में चले गए और अलाव बुझ गया। खलियान में सिपाहियों का शोर गांव के सन्नाटे में मिल गया। जमीन पर अलाव की आग बुझती जा रही थी और आसमान पर धुआं छा रहा था।